हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या इसकी बैकग्राउंड है, क्या इसके की फीचर्स हैं और क्या इसके रिजल्ट्स रहे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में। तो बात करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की, जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। ठीक है, इस दौरान इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया ब्रिटिशर्स के लिए, यानी उनकी काफ़ी हेल्प की वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, जिसमें सोल्जर्स प्रोवाइड कराए गए इंडियन द्वारा और बहुत सारे रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड कराए गए, बिकॉज इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके बदले में उनको कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस मिलेंगी और कुछ बेहतर रिफॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। और सेम टाइम पे इंडिया में बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स भी राइज हुई थी, जैसे होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट की अगर हम बात करें, जिसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, होम रूल मूवमेंट भी आपको 1916 में देखने को मिला, यानी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट भी आपको सेम टाइम पीरियड में ही देखने को मिल गया था, 1919 के आसपास ही, 1919 में ही देखने को मिला था आपको, ये भी याद रखोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या एम था? ब्रिटिशर्स का एम था कि वो ग्रांट करना चाहते थे सिर्फ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, जबकि मेन पावर, रियल पावर जो थी वो अपने पास रिटेन करना चाहते थे। तो आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखा वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे इंडियंस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, जैसे सोल्जर्स एंड रिसोर्सेज एटसेट्रा। और इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको पॉलिटिकल कंसेशंस मिलेंगी, उनका जो से है वो बढ़ जाएगा पॉलिटिकल डिसीजंस में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स की अलग सोच थी, उनका एक अलग एम था। वो सिर्फ लिमिटेड पावर्स ही इंडियंस को देना चाहते थे। ठीक है, और रियल पावर अपने पास रिटेन करना चाहते थे। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। आइए अब समझते हैं ऑफिशियल नेम। तो जो ऑफिशियल नेम है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रिफॉर्म का ऑफिशियल नेम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से क्यों जाना जाता था। बिकॉज उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो एडविन मॉन्टेग थे, और जो इंडिया के अंदर वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो एडविन मॉन्टेग थे और जो वायसराय इंडिया के अंदर थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इन्हीं दोनों के नाम को जोड़ करके इसका नाम रखा गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब समझते हैं इसके कुछ की फीचर्स, जो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो की फीचर है हम उसको समझेंगे, डायर्किन प्रोविंस। ठीक है, क्या है डायर्किन प्रोविंस? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको फेडरल सिस्टम जो है देखने को मिला इंडिया के प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। ठीक है, सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। क्या थे ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और क्या थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट? नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसफर्ड वर्ड मीन ट्रांसफर करना, यानी कि वो पावर जो इंडियंस को ट्रांसफर कर दी गई, एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट मीन्स वो पावर जो ब्रिटिशर्स के खुद के पास रिटेन थी। ठीक है, ये दो जो सब्जेक्ट बनाए गए इन्हीं का नाम रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। कौन कौन सी चीज़ें इंडियंस के पास रही? वो थी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन सारी चीज़ों को इंडियन मिनिस्टर्स मैनेज कर सकते थे। अब जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने पास रिजर्व करके रखी, रिटेन करके रखी, वो था फाइनेंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू। तो आपने देखा जितनी भी मेन चीज़ें थी, मेन पावर्स थी, वो ब्रिटिशर्स की अभी भी अपने पास थी। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ठीक है, इन सभी पे फैसले जो थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल ही कंट्रोल करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही इन पे फैसले लेते थे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। दूसरा की फीचर रहा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, बाय कैमरल एट द सेंटर। अब बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर से आप क्या समझते हैं? यानी कि अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें, जिस तरह से आज की पार्लियामेंट है उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, द सेंट्रल लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल। ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी वो बाइकैमरल बना दी गई, यानी वहाँ पे टू हाउसेज बना दिए गए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। ठीक है, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि लो अपर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स अपर हाउस। आज के टाइम में जो राज्यसभा है अपर हाउस के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। तो आज के टाइम पे जो क्या है, लोकसभा। ठीक है,
तो 2 हाउसेज में डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर को, यानी कि इसको बाइकैमरल बना दिया गया, 2 हाउसेज में डिवाइड कर दिया गया, और ऐसा पहली बार हुआ था। और इसका एम क्या था, ऐसा करने का एम क्या था? एम था टू इम्प्रूव लॉ मेकिंग एंड इंक्लूड मोर इंडियन पार्टिसिपेशन एट द सेंट्रल लेवल, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेट करने दिया गया, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, याद रखोगे, और लॉ मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, ताकि इंडियंस को भी लगे कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं वहाँ पे हमारे इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इंडियंस के अकॉर्डिंग ही उस लॉ को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने का एम था। नेक्स्ट फीचर है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया, यानी मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियंस मेंबर इंक्रीज्ड, तो जो इंडिया के मेंबर इलेक्ट होकर के आते थे उनकी नंबरिंग को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडिया के मेंबर चुने जाते थे उनकी नंबरिंग को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया, यानी एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है। अब इंडियंस जो थे वो बजट्स को डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, एंड मूव रेजोल्यूशंस, हैड नो कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव, लेकिन अभी भी उनके पास कंट्रोल नहीं था एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट की फीचर को देखते हैं जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज में ऐसा था कि वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, यानी कि कुछ ही लोग जो थे अब वोटिंग कर सकते थे। जैसे प्रॉपर्टी का कोई क्राइटेरिया रख दिया गया था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी तो वो वोट कर सकेंगे, जो लोग टाइम पे टैक्स भरते होंगे, एक लिमिटेड अमाउंट जो था टैक्स का फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, जो टाइमली रेवेन्यू सबमिट कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वही जो है वोटिंग कर सकते हैं, और एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है, उनमें से भी कुछ ही एजुकेटेड लोग जो थे वो वोटिंग कर सकते थे। ओनली इलाइट इंडियंस कुड वोट, ठीक है, खाली इलाइट इंडियंस, ठीक है, हाई प्रोफाइल इंडियंस जो थे वो वोट कर सकते थे। ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ इंडियन कुड वोट, हैंस कॉल्ड लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है, सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही, जैसे 5 से 10% लोग ही वोटिंग कर सकते थे, तो इसलिए इसको लिमिटेड फ्रेंचाइज बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइसरायज एंड गवर्नर्स पावर। जैसा हमने पढ़ा रियल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स थे, तो सेम आपको इस पॉइंट में वही देखने को मिलेगा। द वाइसराय एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स रिटेन कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट एरिया, तो जितने इंपॉर्टेंट एरियाज थे वहाँ पे अभी भी गवर्नर का और वाइसराय का कंट्रोल था, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पुलिस, फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पे अभी भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था। नेक्स्ट की फीचर है सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू, तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे दिया गया था 1909 में, उसको अभी भी कंटिन्यू रखा गया फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स कंटिन्यूड। अदर कम्युनिटीज लाइक सिख, एंग्लो इंडियंस वर ऑल्सो गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, तो जो अदर कम्युनिटीज थी जैसे सिख या एंग्लो इंडियंस, इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई। नेक्स्ट की फीचर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, कंटिन्यू टू हैव अल्टीमेट कंट्रोल थ्रू हिज ऑफिस इन लंदन, तो अभी भी अल्टीमेटली जो कंट्रोल था वो लंदन से ही था, ठीक है, तो वो सेम चीज़ अभी भी कंटिन्यू थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टिल हेल्ड फाइनल अथॉरिटी ओवर इंडियन अफेयर्स, तो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही जो थी वो फाइनल अथॉरिटी थी, फाइनल अथॉरिटी थी इंडियन अफेयर्स के लिए, ठीक है, मतलब जो भी इंडिया में काम होते थे तो फाइनल अथॉरिटी जो थी, फाइनल पावर जो थी वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही थी, तो वहीं से फाइनल डिसीजन जो थे लिए जाते थे। आइए समझते हैं क्या इसके रिएक्शन रहे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही था कि इंडियंस जो थे वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी भी डिसअपॉइंटेड ही थे। इंडियंस का कहना था इट्स टू लिटल एंड टू लेट, ये बहुत कम दिया गया है और बहुत ज़्यादा देरी कर दी गई है, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट इंडिया में होते रहे। अब देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस। ऑब्वियस है थोड़े बहुत फ़ायदे तो इंडियंस को हुए थे, उन फ़ायदों को हम समझते हैं। फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये पहला मेजर स्टेप था लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी फेडरल सिस्टम का फाउंडेशन रखा गया था, ठीक है। उसके साथ हाईलाइटेड गैप बिटवीन ब्रिटिश प्रोमिसेस एंड एस्पिरेशंस, तो जो गैप दिख रहा था ब्रिटिश के प्रॉमिस का, जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किए थे, और इंडियंस की जो एस्पायरेशंस थी, वो गैप सामने दिखने लगा था, ठीक है। प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर मास मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और यही एक वजह रही जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ और बेस रहा
मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, जिसने स्ट्रेंथन किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, यानी इंडियंस को मजबूर किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, जो एक मास मूवमेंट था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बेस्ड है इसी टॉपिक पे। तो पहला एमसीक्यू हमारा, व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ऑफिशियल नेम बताओ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का। ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राउलेट एक्ट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसा कि हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका जो अदर नेम है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता है, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच प्रोविंस वॉज द कंसेप्ट ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन से प्रोविंस में जो था डायरकी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, या कौन कौन सी डायरकी में, सॉरी, कौन कौन सी प्रोविंस में डायरकी का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल प्रोविंसेस, सेकंड वन इज ओनली बंगाल, थर्ड वन ओनली पंजाब, एंड फोर्थ ओनली बॉम्बे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, ठीक है, ऑल प्रोविंस, ठीक है, ए पार्ट जो हमारा राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड है, विच सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था दो सब्जेक्ट्स में बांटा गया था, एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज रिजर्व्ड। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जो इंडियन मेंबर्स के पास थे, जो इंडियन मेंबर्स के कंट्रोल में थे, यानी आई फॉर इंडियन मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इंडियन मेंबर्स, ठीक है। दोबारा से लिखता हूँ इसको मैं मिटा के, इंडियन मेंबर्स, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट जो था वो था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो चीज़ें थी वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में आती हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बताना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंडर आता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और राइट आंसर को मार्क करो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे जो सब्जेक्ट हैं ये इंडियन मेंबर्स के पास थे। इन चीज़ों पे इंडियन मेंबर्स जो थे वो डिसीजन ले सकते थे। बाकी जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, पुलिस, इन सब पे जो कंट्रोल था, जैसे या फिर रेवेन्यू भी ले लो या लॉ एंड ऑर्डर भी ले लो, बाकी जितने भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सब पे जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का था और ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंडर आते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड अंडर रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है अंडर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने डिस्कस किया इसको प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसको आप इजीली बता सकते हैं। देखिए यहाँ से एजुकेशन और हेल्थ जो है ये दोनों ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में था, एग्रीकल्चर भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में है। अगर आप यहाँ से देखें ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर है, फाइनेंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, ये जो सभी हमने यहाँ पे देखे सब्जेक्ट्स ये सारे जो है रिजर्व सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग अंडर दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। वोटिंग के लिए क्या क्राइटेरिया था इन रिफॉर्म्स में वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, ओनली हेरिडिटरी वोट, या फिर रैंडम सिलेक्शन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी था, टैक्स पे और एजुकेशन पे बेस्ड जो थे वोटिंग सिस्टम जो था सेट किया गया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ 5 से 10% ही इंडियंस जो थे वो वोटिंग के लिए अलाउ थे, उसमें भी जो सिर्फ इलाइट पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है, इलाइट पर्सन इसमें आते थे।
जिनमें से कुछ एजुकेटेड लोग, कुछ वो लोग जो टैक्स पेयर्स थे, जो अच्छा खासा टैक्स पे करते थे, टाइमली टैक्स पे करते थे, या फिर जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मेन पर्पस क्या था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का? ऑप्शंस को देखिए और राइट आंसर मार्क करिए। फर्स्ट ऑप्शन है टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो देना ही नहीं चाहते थे। टू प्रोवाइड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो था कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते थे, लेकिन लिमिटेड वाइल कीपिंग रियल कंट्रोल विद ब्रिटिश, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बाकी की स्टेटमेंट को एक बार देख लो। टू एक्सपैंड द इंडियन आर्मी, ये भी नहीं है। टू इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते थे बट लिमिटेड, और रियल कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहते थे, खुद के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर विच वॉर वर दीज रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन सी वार के बाद ये रिफॉर्म जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कौन सी वार के बाद की बात है, ये है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की बात। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ठीक है, और ठीक इसी वर्ल्ड वार के बाद 1919 में आपको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखने को मिला था। कब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब देखने को मिला था? 1919 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच मूवमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जो डायरेक्टली लिंक करती है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ? ऑप्शंस आर होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1914 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, यानी 1914 में ही स्टार्ट हुई थी। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुई। ठीक है, तो ये तो पहले ही हो गई है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। तो राइट आंसर हमारा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। यही जो है डायरेक्टली लिंक करती है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फीचर ऑफ द रिफॉर्म गेव इंडियंस अ टेस्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। तो कौन सा ऐसा फीचर था जो इंडियंस को फेवर कर रहा था, यानी जो इंडियंस के मतलब का था इस रिफॉर्म के अंदर? ठीक है, वो फीचर आपको बताना है। तो वो फीचर कौन सा हो सकता था? ऑप्शंस देख लो, डायरकी, फ्रेंचाइज, रिजर्व सब्जेक्ट्स, या फिर वाइसराय पावर। देखिए वाइसराय पावर तो कतई भी नहीं होगा। ठीक है, पावर्स उनके पास रहेंगी तो इंडियंस को क्या बेनिफिट उस चीज़ का? रिजर्व सब्जेक्ट ये भी नहीं, बिकॉज कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट ही इंडियंस को दिए गए थे जिन पे उनका कंट्रोल था। फ्रेंचाइज में भी देखा आपने लिमिटेड वोटिंग्स थी इंडियंस के पास। डायरकी एक ऐसी चीज़ थी जिससे इंडियंस को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, यानी कुछ चीज़ें इंडियंस के कंट्रोल में आई। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटेन्ड कंट्रोल ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर, लॉ एंड ऑर्डर अंडर दिस रिफॉर्म। तो इस रिफॉर्म के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये किसके कंट्रोल में थी? डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये आपको बताना है ये किनके कंट्रोल में थी। ऑप्शंस आर इंडियन मिनिस्टर्स, बिल्कुल नहीं, इंडियंस के पास तो ट्रांसफर्ड पावर्स थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। ब्रिटिश वाइसराय एंड गवर्नर, ये इसका आंसर हो सकता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस टू मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इंडियंस का क्या रिएक्शन था इस रिफॉर्म को लेकर के, वो आपने बताना है। ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटली तो सेटिस्फाई नहीं हुए इंडियंस। राइट आंसर इसमें आपके सामने है ऑप्शन बी, डिसअपॉइंटमेंट ही हुई थी उन्हें, पढ़ा था हमने। तो इंडियंस ने क्या बताया था? इट्स टू लिटल एंड टू लेट, ये बहुत थोड़ा है और बहुत लेट दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट वाज पास्ड शॉर्टली आफ्टर दीज रिफॉर्म्स दैट एंगर्ड इंडियंस फर्दर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इस एक्ट के बाद कौन सा ऐसा एक्ट था जिसको बहुत शॉर्टली पास कर दिया गया था, बहुत कम समय में, और जिससे जो इंडियंस थे खुश नहीं थे, बल्कि उनको वो एक्ट जो है वो पसंद ही नहीं आया था। ठीक है, ऑप्शन आर राउलेट एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड ऑप्शन डी सॉल्ट एक्ट। तो ऑप्शन से इसमें आप गैस कर सकते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट तो 1909 में हुआ था,
तो बहुत पहले हो गया था, ये तो हो नहीं सकता। 1935 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी नहीं हो सकता। एंड सॉल्ट एक्ट ये भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है इससे। तो राइट आंसर रहेगा राउलेट एक्ट, जो ठीक इसके टाइम पीरियड पे आप बोल सकते हो उसी टाइम पे ये भी हुआ था। दोनों 1919 में हुए थे, थोड़ा ही गैप था इसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो यही वो एक्ट था जो शॉर्टली पास करा दिया गया था, जिससे इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो एक बार जा करके वहाँ से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द डायarchy सिस्टम डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू हाउ मैनी कैटेगरी। तो डायarchy सिस्टम ने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को कितने हिस्सों में यानी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पता है हमें कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरी में। फर्स्ट थी ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड दूसरी थी रिजर्व्ड। कौन से थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रिपेयर्ड द मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। किन्होंने प्रिपेयर किया था? ऑप्शन देख के ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक थे सेक्रेटरी जिनका नाम था एडविन मोंटेक, और दूसरे थे वाइसराय जिनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अंडर द रिफॉर्म। तो दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस आर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर या फिर पुलिस। एजुकेशन भी ट्रांसफर सब्जेक्ट था, हेल्थ भी और एग्रीकल्चर भी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये जो था ये किसका हिस्सा था? ये रिजर्व्ड कैटेगरी का हिस्सा था। किसका? रिजर्व्ड कैटेगरी का, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट अंडर द रिफॉर्म। तो इनमें से रिजर्व्ड कौन सा नहीं था? ठीक है, ये भी रिजर्व्ड है, फाइनेंस वाला। ऑप्शन बी लॉ एंड ऑर्डर, ये भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी जो है ये ट्रांसफर कैटेगरी में है, और रेवेन्यू रिजर्व्ड कैटेगरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द रिफॉर्म्स वर मेनली इंट्रोड्यूस टू। किस लिए मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था? फुल्ली सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड्स? नहीं, इंडियन नेशनलिस्ट की डिमांड को फुल्ली सेटिस्फाई करना तो नहीं था। और रिड्यूस इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ऑप्शन डी भी गलत है। रिड्यूस तो नहीं करना था, रिड्यूस तो पहले ही कर चुके थे बहुत, अब तो इंक्रीज करना था। ऑप्शन सी भी जो है इमीडिएट इंडिपेंडेंस देना, ये तो था ही नहीं 1919 में कहीं पे भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिमिटेड पावर देना और मेन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना। ये था ब्रिटिश का ये वाला जो 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर डायarchy हु हैंडल्ड एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ को कौन हैंडल कर रहा था डायarchy में, ठीक है। ऑप्शंस आर ब्रिटिश गवर्नर, इंडियन मिनिस्टर्स, वाइसरॉयज या फिर लोकल ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो राइट आंसर रहेगा इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है। इंडियन मिनिस्टर्स जो थे वो हैंडल कर रहे थे एजुकेशन को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द रिफॉर्म कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द राइज ऑफ विच मूवमेंट। ठीक है, तो इस रिफॉर्म के बाद डायरेक्टली कौन सी मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी, आपको ये बताना है कौन सी मूवमेंट जो थी वो राइज हुई थी। ऑप्शंस आर क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पढ़ा था हमने इसको थोड़ी देर पहले, तो इसमें राइट आंसर रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंक्लूड्स। तो दिए गए में से कौन सा जो था सिग्निफिकेंस था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, ठीक है। ऑप्शंस आर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस ऑफ डायarchy एंड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, तो मैंने गलत रीड किया शायद, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ डायarchy एंड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। डायarchy को इंट्रोड्यूस करना और लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट देना, ये तो बहुत हद तक ठीक है। एबॉलिशिंग ब्रिटिश कंट्रोल, ये भी तो नहीं था, कंट्रोल को खत्म तो नहीं करना चाहते थे, मेन कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश के पास था, तो ये गलत है। ऑप्शन डी फुल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल इंडियंस, ये भी गलत है, फुल वोटिंग तो थी नहीं, फुल वोटिंग तो बहुत दूर है, सिर्फ 5 से 10% इंडियंस ही अलाउड है वोटिंग के लिए, तो ये भी गलत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इस पे जितने एमसीक्यूज बन सकते थे इंपॉर्टेंट वो हम सारे लेकर के आए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।